डेट आज 16 फरवरी 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। उससे पहले कुछ एग्जाम्पल जो आप एथिक्स या एसए के पेपर में यूज कर सकते हो। ये हैं रेयाना बर्नवी, ये वुमन महिला जो आप देख रहे हो, ये सऊदी अरबिया की पहली महिला होंगी जो स्पेस में जाएंगी। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगी और वहाँ पे 10 दिन रुकेंगी और रिसर्च करेंगी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल से जानना है तो साइंस एंड टेक की प्लेलिस्ट में डिटेल में लेक्चर मिल जाएगा। ये समझ लो एक ये स्टेशन है इस तरह से कि ये अर्थ के स्पेस में, यानी कि अर्थ से ऊपर लगभग 400 किलोमीटर ऊंचाई पे अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यहाँ पे साइंटिस्ट जाते हैं, एस्ट्रोनॉट जाते हैं और रिसर्च वगैरह करते हैं स्पेस में। तो ये सऊदी अरबिया की पहली महिला होंगी जो जा रही हैं। ये एग्जाम्पल आप कर सकते हो यूज, कंजर्वेटिव सोसाइटी से रिलेटेड कोई टॉपिक आता है, क्योंकि आप सबको पता है सऊदी अरबिया एक कंजर्वेटिव सोसाइटी है। कंजर्वेटिव सोसाइटी का मतलब है रूढ़िवादी समाज। रूढ़िवादी समाज या कंजर्वेटिव सोसाइटी क्या होती है? ये होती है ऐसा समाज जो अपनी परंपराओं को संजो के रखना चाहता है, यानी कि संरक्षित करके रखना चाहता है। और परंपरा कैसी? ऐसी परंपरा भले ही उनमें बुराई क्यों ना हो। यानी कि जैसे अभी बहुत सारे समाज में लड़का लड़की को इक्वल नहीं समझा जाता, ऐसा समझा जाता है कि लड़के को प्राथमिकता दी जाती है। तो ये परंपराएं चली आ रही हैं। या फिर ऐसा कोई भी परंपरा जिसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, कोई भी वैज्ञानिक कारण नहीं है कि उसका कोई मतलब हो, लेकिन फिर भी वो परंपराएं चली आ रही हैं, भले कितनी बुराई क्यों ना हो, समाज का कितना ही नुकसान क्यों ना हो रहा हो उनसे। तो ऐसी परंपराएं, जैसे कुछ ऐसी प्रथाएं जिनके बेस पे भेदभाव किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, ऐसी जो परंपराएं हैं, ट्रेडिशन है, तो ऐसे ट्रेडिशन को जो अडॉप्ट करके रखती है समाज, उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव सोसाइटी। तो ये एग्जाम्पल यूज कर सकते हो आप। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दिनेश क्षत्रियान और ये जनक नंदिनी रामास्वामी। ये कपल हैं, इन्होंने शादी की लगभग 1 महीने पहले। ये न्यूज में इसलिए थे अभी क्योंकि इन्होंने ना अपनी शादी के बाद 2 एकड़ की ज़मीन खरीदी नॉन फंजिबल टोकन को यूज करके। NFT या नॉन फंजिबल टोकन का क्या मतलब होता है? देखो, ये डिजिटल टोकन होते हैं, डिजिटल ऑनलाइन, यानी कि आपके इंटरनेट पे, मोबाइल पे एक टोकन होंगे ये। और कैसे टोकन? नॉन फंजिबल का मतलब ऐसा हो गया कि आप इन्हें ना तो कॉपी कर सकते हो, ना इन्हें सब डिवाइड कर सकते हो, यानी कि इनको बांटा जा सकता है कैटेगरी में, और ना ही इनको सब्सटीट्यूट किया जा सकता है, यानी कि जो टोकन जिसके लिए है वही चीज़ आप इनसे ले सकते हो। जैसे मान लो आपको एक कूपन मिला, वो कूपन ऐसा मिला कि आप उससे सिर्फ दूध खरीद सकते हो। जैसे आप मान लो शॉपिंग करते हो अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, इन पे शॉपिंग करते हो तो आपको बहुत सारे रिवार्ड मिलते हैं ना, कूपन मिलते हैं। वो क्या है? डिजिटल करेंसी एक तरह से मान लो उन्हें, डिजिटल करेंसी, डिजिटल टोकन। लेकिन वो बहुत बार फंजिबल टोकन होते हैं। फंजिबल टोकन क्यों? क्योंकि आपको टोकन मिले, पॉइंट मिले, उन पॉइंट को कन्वर्ट कर सकते हो आप। या आपको मान लो 200 रुपये का टोकन मिला, ये क्या है? इससे आप कुछ भी खरीद सकते हो। तो ये हो गया फंजिबल, क्योंकि इनसे आप कुछ भी खरीद सकते हो, जो आपकी मर्जी है। लेकिन नॉन फंजिबल टोकन वो हो गए, मान लो आपको टोकन ऐसा मिला कि आप उससे सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ खरीद सकते हो, या शर्ट खरीद सकते हो, या पेंट खरीद सकते हो, या मिल्क खरीद सकते हो, या कोई बिस्किट खरीद सकते हो। तो वो पर्टिकुलर चीज़ के लिए कोई टोकन है, तो वो हो गया नॉन फंजिबल टोकन। सिर्फ सिंपल आसान भाषा में आपको समझाया है, वरना टेक्निकल डेफिनेशन आप पढ़ोगे गूगल पे तो आपको समझ नहीं आएगा ये, अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो आप नॉन फंजिबल टोकन को भी याद रख सकते हो इसमें। और दूसरा ये, इस एग्जाम्पल को यूज किया जा सकता है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक में, क्योंकि पर्यावरण से इन्होंने लगाव दिखाया। इन्होंने क्या किया? 2 एकड़ की ज़मीन खरीदी, उस 2 एकड़ की ज़मीन पे पूरा कम से कम 1000 से ज़्यादा ट्री प्लांट किए, 1000 से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए वहाँ पे। किस लिए? ताकि इनका जो बच्चा हो वो बच्चा यहाँ पे खेले कूदे और वो ऐसा इन्वायरमेंट मिले जिसमें पॉल्यूशन ना हो, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट हो, जहाँ पे कार्बन इमिशन ना हो, ऐसा इन्वायरमेंट मिले उसे। तो अपने बच्चे के लिए इन्होंने ऐसा काम किया है। और अपने बच्चे का नाम भी इन्होंने देखो डिजिटल नाम दिया, एक नोवा, क्योंकि ये NFT जो नॉन फंजिबल टोकन है उसका नाम था नोवा, उस टोकन का नाम, उस टोकन के नाम पे अपने बच्चे का डिजिटल नाम दिया है नोवा। नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब फर्स्ट टॉपिक है, ये तो एग्जाम्पल थे। रेल कौशल विकास योजना, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और GS पेपर 2 और 3 के लिए भी, मेंस में। देखो जैसा इसके नाम में आ रहा है कौशल, कौशल का मतलब दक्षता, स्किल्स, इंग्लिश में बोलते हैं स्किल्स। तो ये स्किल ट्रेनिंग
दी जाएगी। इसमें रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देगा लोगों को, बच्चों को, कोई भी 18 से 35 साल की उम्र का है उसको। तो ये अभी नोटिफाई की है, एक डेवलपमेंट स्किल डेवलपमेंट स्कीम होगी। इसमें देखो जैसे जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, इसमें स्किल प्रोवाइड की जाती हैं, इसी के अंडर ये सब स्कीम चलाई गई है। लेकिन ये स्कीम है जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की है। इसमें भी स्किल प्रोवाइड की जाती है हमारे इंडिया में यूथ को। लेकिन इसमें देखो रेलवे से रिलेटेड स्किल प्रोवाइड की जाएंगी इस रेल कौशल विकास योजना में, इसलिए ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की है। याद रखना, जो स्किल डेवलपमेंट है स्कीम, जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, वो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की है, और ये रेलवे मिनिस्ट्री की है, रेल कौशल विकास योजना। इसके क्या क्या फीचर हैं? पहली बात तो देखो रेलवे से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाएंगी, टेक्निकल ट्रेड से रिलेटेड, जैसे इलेक्ट्रिशियन यानी कि किसी को बिजली का काम सिखाया जाएगा, वेल्डिंग का वेल्डर की तरह, मशीनिस्ट, फिटर वगैरह, इस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएंगी 14 इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, जो रेलवे से रिलेटेड है लगभग। और इनमें देखो कैंडिडेट को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन भाई साहब जॉब की गारंटी नहीं है, इसमें कोई प्रोविजन ऐसा नहीं है कि आपको स्किल देने के बाद जॉब भी दी जाएगी, एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, ऐसी कोई गारंटी नहीं है गवर्नमेंट की, सरकार की, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की। जो भी पार्टिसिपेंट होंगे उनको चूज किया जाएगा, ऑनलाइन वो एप्लीकेशन भर सकेंगे। और उनके जो ऑनलाइन जब एप्लीकेशन भरेंगे उनकी कैसे चूज किए जाएंगे? कोई एग्ज़ाम होगा नहीं, जो आपके 10th क्लास में मार्क्स आए हैं उनके बेस पे ये चूज किए जाएंगे। जिसके ज़्यादा मार्क्स हैं वो पहले बंदा ले लिया जाएगा, जितनी वैकेंसी है उसके हिसाब से ले लिए जाएंगे जिनके भी ज़्यादा मार्क्स हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है, 10वीं पास होना चाहिए और 18 से 35 साल के बीच में उम्र होनी चाहिए उस आदमी की जो ट्रेनिंग लेना चाहता है। और इसमें फिर ट्रेनिंग लेने के बाद फिर एक असेसमेंट किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा कि इस बंदे को ट्रेनिंग दी है, क्या इसे कुछ आता है या नहीं आता। अगर वो उसमें पास हो जाता है तो उसे एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अब वो सर्टिफिकेट लेके जा सकता है कहीं पे, मान लो जो कंपनीज होती हैं उनमें जा सकता है जॉब लेने के लिए, तो ये फ़ायदा होगा उसको। और इसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा रेलवे का इंस्टीट्यूट है, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट टॉपिक है समन बर्ड सेंचुरी। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली न्यूज में था, क्योंकि यहाँ पे जो पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, उनकी सेंसस हुई थी, यानी कि उनकी काउंटिंग की गई थी। ये उत्तर प्रदेश की मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में है, एक तो ये याद रखना है। दूसरा ये याद रखना है, ये रामसार साइट है, रामसार साइट या रामसार वेटलैंड। 2019 में इसको डिक्लेयर कर दिया था रामसार वेटलैंड। क्या होते हैं रामसार स्थल या वेटलैंड? आर्द्रभूमि बोलते हैं हिंदी में। ऐसी भूमि जहाँ पे सालों साल पानी भरा हुआ रहता हो, या फिर कुछ सीजन में, साल में कुछ सीजन में पानी भरा रहता हो परमानेंटली या सीजनली, तो उसे बोलते हैं वेटलैंड या आर्द्रभूमि। नेक्स्ट टॉपिक है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली, तो जीएस पेपर 3 मेंस के लिए भी है। अभी कॉमर्स मिनिस्ट्री ने रिकमेंडेशन दी है, सिफारिश की है कि जो मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया से कुछ प्रोडक्ट आ रहे हैं उन पे ऐसे केमिकल्स हैं जिनको इंपोर्ट कर रहा है भारत, उन केमिकल पे काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई जाए, सीवीडी लगाई जाए। तो क्या होता है देखो, ड्यूटी का मतलब समझ लो टैक्स। जो जब मान लो कोई हमारे देश से बाहर से सामान मंगा रहा है, मान लो मैं बाहर से कोई एप्पल मंगाता हूँ, एप्पल का मोबाइल मंगाता हूँ या कुछ भी मंगाता हूँ, तो उस पर जो टैक्स लगाती है गवर्नमेंट उसे बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी। तो इस पे काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाने के लिए सिफारिश की है। एक तरह से इंपोर्ट ड्यूटी होती है ये भी। तो क्या होता है इसमें, अलग क्या होता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी में और कब लगाया जाता है? देखो, इसे गवर्नमेंट इम्पोज करती है ताकि हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हैं, जो हमारे घरेलू उत्पादक हैं, यानी कि कोई कंपनी है, कोई पेन बना रही है कंपनी, और बाहर से लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं पेन को, लेकिन जो हमारे इंडिया में रह के कंपनी पेन बना रही है इंडिया की, अगर उनका पेन नहीं बिकेगा तो वो कंपनी बंद हो जाएंगी, अगर वो बाहर से इंपोर्ट करते रहेंगे। और बाहर से जो पेन आ रहा है वो सस्ता आ रहा है। मान लो यहाँ पे एक पेन 10 रुपये का मिल रहा है, अगर हम डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर है उनकी कंपनी से खरीदें पेन, लेकिन अगर बाहर से मंगाए वही पेन 7 रुपये 8 रुपये का पड़ रहा है, सेम क्वालिटी, तो कहाँ से खरीदेगा बंदा? ऑब्वियसली इंपोर्ट करेगा। तो इस तरह के नेगेटिव इम्पैक्ट को रोकने के लिए ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई जाती है। तो क्यों लगाई जाती है, जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया। देखो, जैसे बाहर की कंपनी, मान लो कोई चाइना की कंपनी है
ये चाइना की कंपनी, चाइना की गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस कंपनी को, मान लो ए कंपनी है चाइना की, इस कंपनी को सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। सब्सिडी का मतलब सहायता दे रही है, इसे मान लो पैसे दे रही है, मनी प्रोवाइड कर रही है कि तुम मनी लो। अगर ये बाहर एक्सपोर्ट करेगा अपना माल चाइना से बाहर, अगर ये चाइना की एक कंपनी चाइना से बाहर बेचेगी सामान, मान लो कहीं पे भी, मान लो इंडिया में बेच रही है, तो इसको सहायता देगी चाइना की गवर्नमेंट। अब जो सहायता दे रही है, सब्सिडी दे रही है, इस सब्सिडी को काउंटर करने के लिए कोई कंट्री काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाती है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। इसलिए जैसे इंडिया लगा रही है इस प्रोडक्ट पे जो मलेशिया, इंडोनेशिया से आ रहा है, थाईलैंड से आ रहा है, यानी कि वहाँ की गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है अपनी कंपनीज को। और सब्सिडी दे रही सहायता, मान लो इस ए कंपनी कोई पेन बना रही थी चाइना की, 10 रुपये का पेन बना रही थी ये, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट ने कहा कि लो भाई साहब 10 रुपये इसकी कीमत पड़ रही है, मैं 5 रुपये आपको दे देता हूँ। अब 5 रुपये इसने दे दिए, अब ये बाहर जब बेचेगी, मान लो इंडिया में ये 7 रुपये का भी बेचेगी, तो इसे तो 2 रुपये का तो फ़ायदा फिर भी हो रहा है ना, क्योंकि 5 रुपये तो पहले मिल गए इसे, 5 रुपये इसकी बची है कॉस्ट, और 5 रुपये में ये 7 रुपये का बेच रही है, 2 रुपये का फ़ायदा और कमा लिया। लेकिन वही अगर इंडिया की कंपनी है, वो 10 रुपये का बेच रही है पेन, तो लोग तो 7 रुपये वाला पेन खरीदेंगे। तो इसी गैप को फिल करने के लिए इंडिया या कोई भी कंट्री काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाती है। अब इस पर 3 रुपये का टैक्स लगा देगी, तो बराबर हो जाएगा 10 रुपये का। अब चाहे कस्टमर इसका खरीदे, इसका खरीदे, यानी कि बराबर रहेगा, तो चांसेस रहेंगे कि कोई सा भी खरीदे कि चॉइस मतलब इक्वल रहेगी। इक्वलिटी लाने के लिए ऐसी ड्यूटी लगाती है। तो यही सारा प्रोसीजर लिखा है यहाँ पे, जो भी है आप पढ़ सकते हो। मैं इसे एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ धीरे धीरे, यहाँ से पढ़ सकते हो आप। और देखो जो वेलिंग ड्यूटी है ये WTO भी परमिट करता है। जो WTO के मेंबर है, WTO के मेंबर कंट्री लगा सकते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1995 में बनी थी। पूरे वर्ल्ड वाइड ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए, आसानी से व्यापार हो, सब जो भी इसके मेंबर है कंट्री इसके रूल्स रेगुलेशन माने, तो इस तरह से ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। इंडिया में कौन लगाता है इसको, देखो 2 ये आपको याद रखनी है मिनिस्ट्री। एक है कॉमर्स मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये मंत्रालय है। इसके अंदर एक डिपार्टमेंट है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एंटी डंपिंग एंड अलाइड ड्यूटीज, ये DGAD, ये डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। यानी कि ये मंत्रालय रिकमेंडेशन करता है, रिकमेंडेशन का मतलब है सिफारिश करता है। फिर अप्रूवल कौन देता है, फाइनल अप्रूवल, फाइनल डिसीजन लेता है फाइनेंस मिनिस्ट्री। और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, ये विभाग है रेवेन्यू विभाग, तो ये विभाग अप्रूवल देता फाइनल। और विद इन 3 मंथ जब कॉमर्स मिनिस्ट्री देगी ना, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर जो डिपार्टमेंट है वो रिकमेंडेशन देगा, उसके 3 महीने के अंदर अंदर ये अप्रूवल देता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यानी कि अप्रूवल देना नहीं देना ये डिसीजन लेता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो ये दोनों याद रखना है आपको, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है धारा, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली, और GS पेपर 2 और 3 मेंस के लिए भी। धारा का मतलब है ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर। पहली बात तो याद रखनी है, पूछ लिया जाए धारा क्या है, यानी कि अर्बन एरियाज़ में, शहरी क्षेत्र में रिवर को, यानी कि रिवर के इकोसिस्टम को संरक्षित करना, कंजर्व करना, रिवर को साफ सफाई रखना, उसके लिए है धारा। अभी देखो एनुअल मीटिंग हुई थी, किसने कराई, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ये नेशनल मिशन गंगा को क्लीन करने के लिए चलाया गया, इसने मीटिंग कराई किसके साथ, देखो रिवर स्टीज अलायंस है एक, इसके मेंबर के साथ मीटिंग कराई। एनुअल मीटिंग होती है हर साल इसकी, वहाँ पे ये धारा के बारे में चर्चा हुई। और जो ये मीटिंग है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर, इसने भी साथ दिया इसका। और इस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर को ऑलरेडी UPSC पूछ चुकी है एक बार, 2021 या 22 में ही पूछा है ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर के अंदर आता है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर। और यहाँ पे ये डिस्कस किया गया कि लोकल वाटर रिसोर्सेज को कैसे मैनेज किया जाए। आसपास अर्बन एरियाज़ में जो पानी के संसाधन है, नदी है, कोई नाला है, कोई लेक है, झील है, या कोई भी वाटर स्ट्रीम है, वाटर चैनल है, उसको कैसे कंजर्व किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए, इसकी चर्चा हुई। तो पहले जानते हैं रिवर स्टीज अलायंस क्या है। देखो जैसा इसके नाम में अलायंस यानी कि गठबंधन, और स्टीज का रिवर स्टीज, ऐसे शहर जहाँ पे रिवर बह रही है उन स्टीज का इसमें अलायंस कराया जाता है, साथ में आते हैं। तो एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है, जो रिवर स्टीज आती हैं एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करती हैं, डिस्कस करती हैं कि अर्बन रिवर को, शहरी एरियाज़ में जो नदियाँ हैं उनको कैसे सस्टेनेबल तरीके से मैनेज किया जाए, यानी कि ऐसे तरीके से कि उनका ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन ना हो,
यानी कि लोग इतना ही पानी यूज करें उनका जितना उनको ज़रूरत है, ज़्यादा उनका शोषण ना करें पानी का। इसमें देखो जो गंगा बेसिन में रिवर हैं या गंगा के पास जो सिटी हैं वो भी कवर हैं, या नॉन गंगा बेसिन स्टेट्स हैं वो भी कवर हैं। यानी कि गंगा जिन रिवर ये गंगा जिन स्टेट से राज्य से बह रही है वो सिटी भी आते हैं, उन स्टेट के सिटी भी आते हैं, या गंगा जिन स्टेट से जिन राज्यों से नहीं बह रही है, नहीं गुजरती है, उनके अलावा भी जो राज्य हैं स्टेट हैं उनके पास जो सिटी हैं, सिटी किसी राज्य में सिटी है और वहाँ से रिवर बह रही है, वो भी सिटी इसमें आते हैं, दोनों आते हैं, याद रखना है, गंगा बेसिन वाले भी नॉन गंगा बेसिन वाले भी। कौन इम्प्लीमेंट करता है इसको, रिवर सिटीज अलायंस को? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, इसके अंदर ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर जो इंस्टीट्यूट है वो काम करता है। रिवर अलायंस है, ये 2021 में स्टार्ट किया गया था 30 शहरों से, लेकिन अब इसमें करंटली 95 शहर हैं जो इसके मेंबर हैं रिवर सिटीज अलायंस के, और ये काम करते हैं कि कैसे सिटीज़ को एक तरह से वहाँ पर जो रिवर है, सिटीज़ में रिवर है, उनको कैसे मैनेज किया जाए उसके वाटर को। और देखो इसके पास एक अर्बन 20 नाम का इनिशिएटिव भी है, इसके साथ काम करता है मिलके, सिनर्जी करके, सिनर्जी का मतलब मिलके काम करता है रिवर सिटीज अलायंस अर्बन 20 के साथ। अर्बन 20 एक इनिशिएटिव है G20 का। इंडिया की देखो G20 प्रेसिडेंसी है अभी, यानी कि इंडिया अभी G20 का प्रेसिडेंट है, अध्यक्षता इंडिया के पास है। तो इंडिया ने इनिशिएटिव चलाया था अर्बन 20 इनिशिएटिव, इसके साथ पूरे वर्ल्ड वाइड अर्बन वाटर सिक्योरिटी को प्रमलगेट किया जाता है, यानी कि शहरी एरियाज में जो वाटर है उसको मैनेज कैसे किया जाए, इसलिए इनिशिएटिव है अर्बन 20 इनिशिएटिव। इसके साथ मिलकर रिवर सिटीज अलायंस काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक है अगस्त्यारकूडम, ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक ऑब्जर्वेटरी है, अगस्त्यारकूडम ऑब्जर्वेटरी, यहाँ पर रिसर्च की जाती है। ये एक मैग्नेटिक ऑब्जर्वेटरी है, मैग्नेटिक ऑब्जर्वेटरी 19th सेंचुरी में ये एस्टेब्लिश की थी, और पूरे वर्ल्ड में ऐसी कुछ ही ऑब्जर्वेटरी हैं जो मैग्नेटिक ऑब्जर्वेटरी है। मैग्नेटिक ऑब्जर्वेटरी का क्या मतलब है, देखो आपको पता है, मान लो ये अर्थ है, अर्थ क्या आपको पता है, ये जोग्राफिकल एक्सिस, जोग्राफिकल इक्वेटर है, ये मैग्नेटिक इक्वेटर है, एक जोग्राफिकल इक्वेटर और मैग्नेटिक इक्वेटर, और ऐसी पोलर एरियाज में भी हैं। अब मान लो ये इक्वेटर है और इधर मैग्नेटिक इक्वेटर है, ये जोग्राफिक इक्वेटर है। 0 डिग्री लाइन तो आपने पढ़ी होगी, भूमध्य रेखा 0 डिग्री, इक्वेटर जिसे बोलते हैं वही है जोग्राफिक इक्वेटर। लेकिन इसके बाद ये जो है मैग्नेटिक इक्वेटर, ये क्या है, देखो मैग्नेटिक फील्ड जानते हो, मैग्नेटिक फील्ड जैसे मान लो ये चुंबक है, मैग्नेट है, अब इस मैग्नेट का कुछ ऐसी फोर्स होगी कि मान लो मैग्नेट लोहे की जिसमें प्रॉपर्टी होती है आयरन की प्रॉपर्टी, उसको अपनी तरफ खींचती है ये मैग्नेट। तो मान लो यहाँ पे कोई आयरन रखा है, आयरन की बॉल है, तो इतने एरिया में खींच लेगी ये। मान लो यहाँ पे रखी है, यहाँ से भी अपनी तरफ खींच लेगी ये, अट्रैक्ट कर लेगी। ये इसका कुछ एरिया है, मान लो इसका के अंदर एक आयरन से रिलेटेड कोई भी मान लो इंस्ट्रूमेंट रखा है, तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, लेकिन इस एरिया से बाहर है तो यहाँ पे ये अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। यानी कि इसकी जो फोर्स है यहीं तक काम कर रही है, यानी कि इसकी फोर्स है इस एरिया तक काम कर रही है, तो ये इस मैग्नेट की होगी मैग्नेटिक फील्ड। ऐसी मैग्नेटिक है कि वो किस वजह से मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की, वो इस वजह से क्योंकि अर्थ के कोर में ऐसे बहुत सारे आयरन, निकल, क्रोम ऐसी मेटल पाई जाती हैं जिनकी वजह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसका अर्थ का एक मैग्नेटिक इक्वेटर भी डिफाइंड किया हुआ है जोग्राफर ने। तो मैग्नेटिक इक्वेटर पे कुछ ऑब्जर्वेटरी बनाई हुई है वर्ल्ड वाइड, जो भी कंट्री यहाँ पे आते हैं, जैसे मान लो ये है, ये मैग्नेटिक, जैसे मान लो ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर लाइन है, और यहाँ से मैग्नेटिक मान लो ये मान लो मैग्नेटिक इक्वेटर गुजर रहा है यहाँ से, ये ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक इक्वेटर। तो मैग्नेटिक इक्वेटर केरल से होते हुए भी जाता है हमारे इंडिया में, केरल से। तो केरल पे भी ये देखो एक थुम्बा नाम की ऑब्जर्वेटरी भी है, थुम्बा याद रखना, ये भी मैग्नेटिक इक्वेटर पे। और एक ये अगस्त्या जो अभी पढ़ रहे हैं हम, अगस्त्यारकूडम, यहाँ पे लोकेटेड है, तो ये इसलिए बोलते हैं इसे मैग्नेटिक ऑब्जर्वेटरी। जो मैग्नेटिक ऑब्जर्वेटरी है ये एक परमानेंट मेजरिंग स्टेशन होता है, यहाँ पे मॉनिटरिंग की जाती है जो मैग्नेटिक फील्ड को, जियो का मतलब अर्थ, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे मॉनिटर किया जाता है बहुत ही हाई एक्यूरेसी में, बहुत ही हाई एक्यूरेसी में। ये सेकंड हाईएस्ट पीक है केरल में, यानी कि केरल में जो ऊंची पहाड़ियाँ हैं उनमें से सेकंड ऊंची जो हाईएस्ट केरल में
पहाड़ है वहाँ पे लोकेट है अगस्त्य, ये अगस्त्यारकूडम। और कहाँ पे है देखो ये अगस्त्या मलाई बायोस्फीयर रिजर्व है, ये केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे सिचुएटेड है। और यूनेस्को का ये वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व भी है। यूनेस्को ने डिक्लेयर क्यों है बहुत सारे वर्ल्ड में बायोस्फीयर रिजर्व को, वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व में। हमारे इंडिया में भी 12 ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिनको डिक्लेयर किया हुआ है यूनेस्को ने। तो ये केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे अगस्त्या मलाई जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें ये लोकेटेड है वहाँ पे, ये याद रखना आपको। और इसको नाम किस लिए मिला है अगस्त्यारकूडम, क्योंकि देखो तमिलनाडु में या तमिल भाषा के एक तमिल सिद्ध आयुर्वेदा के पायोनियर थे अगस्त्या नाम के गुरु। सेज का मतलब होता है गुरु, ऋषि। तो अगस्त्या नाम के गुरु थे, ऋषि थे, उनके नाम पे इस जगह का नाम या ऑब्जर्वेटरी का नाम रखा गया है अगस्त्यारकूडम। नेक्स्ट टॉपिक है ब्लैक या डार्क गैलेक्सी, या इसे इनविजिबल गैलेक्सी भी बोलते हैं। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली, तो जीएस पेपर 3 के लिए, साइंस एंड टेक में मेंस के लिए। ये क्या है ब्लैक या डार्क गैलेक्सी? देखो अभी रिसर्चर हैं कुछ इटली में, कुछ वैज्ञानिक हैं, उन्होंने डिटेक्ट किया है ये ब्लैक गैलेक्सी को। किससे? अल्मा से। अल्मा एक टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप देखेंगे इसको भी अल्मा क्या है। ये ब्लैक गैलेक्सी या डार्क गैलेक्सी या इनविजिबल गैलेक्सी क्या होती हैं? ये देखो एक हाइपोथेसाइज्ड गैलेक्सी है, मतलब कल्पनाओं में है, कल्पनाओं में गैलेक्सी है जिसका कोई भी ऐसा कोई ना तो स्टार है और ना ही कोई ऐसा स्टार है जो लाइट देता हो। जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, हमारी गैलेक्सी है। देखो जो भी आपके आसपास दिखाई दे रहा है पूरा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है। उस ब्रह्मांड में बहुत सारी करोड़ों अरबों गैलेक्सीज घूम रही हैं। जैसे हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, दुग्ध मेघला हिंदी में बोलते हैं। उस मिल्की वे में हर एक, ऐसा मानते हैं साइंटिस्ट के, हर एक जो गैलेक्सी है उसमें एक सोलर सिस्टम होता है। जैसे मिल्की वे हमारी है, मिल्की वे उसमें सोलर सिस्टम है। उस सोलर सिस्टम में एक स्टार होता है, जैसे एक सन स्टार है, उसके चारों ओर ग्रह घूम रहे हैं। तो इस तरह से क्या है, जो ये गैलेक्सी है इसका एक स्टार तो है लेकिन वो विजिबल नहीं है, दिखाई नहीं देता, वो स्टार दिखाई नहीं देता। जो साइंटिस्ट हैं फिर पता कैसे लगाते हैं? ग्रेविटेशनल लेंसिंग टेक्निक से पता लगाते हैं। और ये टेक्निक क्या है? ये क्या है, देखो पूरे आसमान में, स्पेस में कोई भी ऑब्जेक्ट घूम रहा है उसकी एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। जैसे मान लो अर्थ से आप कोई बॉल फेंकोगे वो नीचे आके गिर जाएगी, ऐसे हर किसी की एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। यानी कि इससे लाइट भी अगर गुजरेगी किसी ऑब्जेक्ट से, ऐसे रॉकी ऑब्जेक्ट से स्पेस में, तो लाइट थोड़ा बेंड हो जाती है। तो स्पेस में मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, यहाँ से लाइट घूम रही है तो लाइट थोड़ा इसकी तरफ बेंड हो जाएगी, ऐसे जाएगी। ये सीधी जानी चाहिए थी, सीधी नहीं जाएगी, थोड़ा बेंड हो जाएगी। तो इसी टेक्निक को बोलते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग टेक्निक। तो यानी कि अगर लाइट बेंड हो रही है, अगर वहाँ पे कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही है लेकिन फिर भी लाइट बेंड हो रही है, यानी कि वहाँ पे कोई चीज़ है, कोई चीज़ है वहाँ पे, कोई ऑब्जेक्ट है जो उसको बेंड कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि वो उसके पास कोई ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इस तरह से पता लगाते हैं साइंटिस्ट या एस्ट्रोनॉट। अल्मा क्या है? अल्मा देखो एटाकामा लार्ज मिलीमीटर या सब मिलीमीटर एरे, इसकी फुल फॉर्म है। ये एक टेलीस्कोप है जो स्टडी करता है लाइट के थ्रू, यानी कि स्पेस में, यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट है उससे लाइट निकलती है, उस लाइट को ये डिटेक्ट करता है, उससे ये पता लगाता है कि वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। ये है अल्मा टेलीस्कोप। बहुत सारे टेलीस्कोप हैं इसमें लगे हुए हैं ऐसे। ये क्या है? मिलीमीटर या सब मिलीमीटर के साइज़ की वेवलेंथ को भी कैच कर लेता है, यानी कि किसी की वेवलेंथ मिलीमीटर में भी है तो ये उसको डिटेक्ट कर लेता, पता लगा लेता है। ये टेलीस्कोप कहाँ पे सिचुएटेड है? ये साउथ अमेरिका में, चिली में एटाकामा डिजर्ट है। ये देख रहे हो आप वर्ल्ड मैप, यहाँ पे देखो साउथ अमेरिका में ये चिली है, चिली में एटाकामा डिजर्ट है, एटाकामा डिजर्ट। ये एटाकामा डिजर्ट जो बना हुआ है, डिजर्ट का मतलब रेगिस्तान, ये इसलिए बना हुआ है क्योंकि यहाँ से कोल्ड करंट गुजरती है, कोल्ड करंट, ओशियन कोल्ड करंट, उसकी वजह से डिजर्ट बना हुआ है। तो यहाँ पे लोकेटेड है। और ये जो अल्मा जो ये है टेलीस्कोप, ये यूरोप, जापान, यूएस, कनाडा और चिली ने मिलकर बनाया, इनका कोलैबोरेशन बनाया गया है। तो यही टॉपिक थे आज के।